अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर एंड लिसनर। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। लम्स जुनून बाय जरनाब चांद अदर एपिसोड के साथ हाजिर हुई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। वो जो पूरी तरह मदहोश था एकदम होश में आया और सिर्फ आंखों से इसे देखने लगा। अपना हाथ एक बार ले चुके हैं ना आप, अब आइंदा मेरे करीब मत आइएगा। मैं आपके एहसान की कीमत अपने वजूद से अदा कर चुकी हूँ। अब अपनी जरूरतें अपनी दूसरी बीवी से पूरी कीजिएगा। वो गम व गुस्से से चीखती हुई वहां से निकल गई। पीछे वो इसे जाते हुए देखता रहा। इसके लफ्जों ने जितना अर्श खान ज्यादा को लहू लहान किया था, काश वो जान पाती। शिफा आज पूरे 6 महीने बाद घर से बाहर निकली थी। आदम खान ज़ादा ने इसके आने पर किसी मलका की तरह इसके लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला था। वो झिझकती हुई इसके साथ फ्रंट सीट पर बैठ गई थी। मन्नत को फरवा बेगम ने अपने पास रख लिया था। इसके बैठते ही वो गाड़ी घर से निकाल गया। रोड पर आते ही वो खुशी से बाहर गुजरता हर मंजर को इश्तियाक से देखने लगी। आदम ने इसके दमकते चेहरे को देखा। इसने पहले भी बहुत बार इसे बाहर चलने को कहा था, मगर हर बार वो मना कर देती थी। मगर आज इसका खिलता हुआ चेहरा देखकर इसे बहुत सुकून मिला था। मुझे चाट खानी है। रास्ते में चाट के ठेले को देखकर इसके मुंह में बेसाख्ता निकला। जब एहसास हुआ तो इसने फौरन अपनी जुबान होठों में दबा ली। इसने एक चोर नजर आदम पर डाली जिसका ध्यान गाड़ी चलाने पर था। इसने शुक्र अदा किया कि इसने सुना नहीं। वो अक्सर इशफाक साहब के साथ स्पेशली चाट खाने जाती थी। चाट और गोलगप्पों की तो वो दीवानी थी। वो सीधी होकर बैठ गई, मगर इसका दिल कहीं पीछे चाट के पास रह गया था। आदम ने इसका उदास होना बहुत शिद्दत से नोट किया था। शहर के बेहतरीन मॉल के सामने इसने गाड़ी रोकी और इसका हाथ थामकर आगे बढ़ गई। वो इसे लिए सबसे पहले फूड कोर्ट में आया था। काउंटर में ऑर्डर देकर वो इंतजार करने लगा। शिफा भी बेदिली से इसके साथ बैठी थी। थोड़ी देर बाद जब ऑर्डर आ गया, इसने खुशी और हैरानगी से आदम खानजादा को देखा, जो अपने मोबाइल में मसरूफ था। यानी वो इतना बेखबर था नहीं जितना नजर आता था। इसे बेसाख्ता आदम पर प्यार आया। आदम ने खुद पर इसकी निगाहें देखकर इसे गोलगप्पे की तरफ इशारा किया। शिफा ने एक गोलगप्पा उठाकर खट्टाई में डिप करके मुंह में डाला और खाने लगी। इसी तरह वो 3 खा चुकी थी और गोलगप्पे खाते हुए जो इसके चेहरे के एक्सप्रेशन थे, आदम खानजादा इसके चेहरे के एक्सप्रेशन पर बुरी तरह फिदा हुआ था। वो दुनिया से बेखबर इसे ऐसे ही देख रहा था जैसे कोई मौजज़ा हो। आदम को इस तरह खुद को देखते पाकर वो शर्मिंदा हो गई। वो एक गोलगप्पा उठाकर इसकी तरफ बढ़ाया। आदम ने चौंक कर नासमझी से इसकी तरफ देखा। आप भी खाए ना, मजे के हैं, शिफा ने धीरे से कहा। नहीं आप खाएं, मैं ये सब नहीं खाता, इसने मना किया। प्लीज खाए ना, बहुत अच्छा है, शिफा ने मासूमियत से कहा। बिल्कुल नहीं, अगर आपने नहीं खाना तो मत खाएं, चलते हैं, आदम कह उठकर उठने लगा। नहीं ना, मुझे खाने हैं, बस 3 ही बचे हैं, मैं चुटकियों में खत्म कर दूंगी, इसने जल्दी से और कहकर एक और मुंह में डाल ली। आदम भी वापस अपनी जगह पर बैठकर इसे देखने लगा। शिफा को इसकी निगाहों से उलझन तो हुई, मगर वो इतना अच्छा मौका नहीं छोड़ना चाहती थी। शिफा ने जल्दी से अपने गोलगप्पे खत्म किए और खड़ी हो गई। आदम इसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ गया। इतने भी अच्छे नहीं थे, ठेले वाले ज्यादा अच्छे होते। इसके कमेंट पर आदम ने इसे घूर कर देखा। आइंदा ठेले से आपको कोई भी चीज नहीं खाएंगी, आपको फर्स्ट एंड लास्ट टाइम मना कर रहा हूँ, मैं आपकी बीमारी बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता। वो रोबदार लहजे में बोलकर इसके लिए एक लेडीज शॉप में आ गया। जगह जगह डिस्प्ले में मुख्तलिफ ब्रांड्स और डिजाइन के कपड़े लगे हुए थे। शिफा ने बहुत मुश्किल से एक सूट पसंद किया और इसे लिए दूसरी शॉप पर आ गया जहाँ शादी ब्याह के कपड़े लगे थे। इनमें से पसंद करें आप, मैं यहाँ बैठा हूँ, मगर ये सब शादी वाले हैं, वो धीरे से मिनमिनाई। मैं आपको इस तरह के कपड़ों में देखना चाहता हूँ। आज रात इसने झुककर इसके कान में सरगोशी की तो वो बिदक कर इससे दूर हुई और इसके पास देखने लगी कि किसी ने देखा तो नहीं। चेहरा खतरनाक हद तक लाल हो गया था। आदम जाकर साइड पर रखे सोफे पर बैठ गया और अपने मरे मरे कदम उठाती अपने लिए सूट पसंद करने लगी। चेहरे पर शर्मो हया के रंग वाजे थे। इसने हर सूट ही बहुत हैवी लग रहा था। आदम की नजर सामने शीशे से बाहर लगी एक साड़ी पर पड़ी। ब्लैक कलर की वो स्लीवलेस साड़ी इसे बहुत पसंद आई कि वो उठकर बाहर आ गया।
شفا کو کب سے کسی کی نظریں خود پر چپتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، مگر ہر بار وہ آدم سمجھ کر اگنور کر دیتی تھی۔ بہت مشکل سے اس نے ایک سوٹ پسند کیا، سی گرین چوڑی دار پجامے کے ساتھ لانگ فراک جس کے بازو اور گلے پر سٹون ورک کیا ہوا تھا۔ اس کی پسند آنے کی سب سے بڑی وجہ اسی ڈیزائن کا منت کے سائز کا بھی ڈریس تھا۔ اس نے دونوں پسند کر کے جیسے ہی آدم کی تلاش میں نظریں دوڑائی، اسے لگا کوئی پہاڑ اس کے سر پر آ گرا۔ جس سے بچنے کے لیے اس نے آدم سے پناہ لی تھی، آج وہی انسان اس کے سامنے کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ وہ گھبرا کر اچانک بھاگنے لگی کہ سامنے سے آتے آدم سے بری طرح ٹکرائے۔ وہ بنا دیکھے بھی آدم کو اس کی خوشبو سے پہچان گئی تھی۔ اس نے سختی سے آدم کے گرد بازو باندھ لیے۔ آدم اس طرح اس کو گھبراتے دیکھ پریشان ہو گیا۔ اس نے ارد گرد دیکھا تو کچھ لوگ کھڑے ہو کر انہیں ہی دیکھ رہے تھے۔ شفا آر یو اوکے؟ آدم نے اس کے لرزتے وجود کو خود سے الگ کرنے کی کوشش کی، مگر وہ اس قدر گھبرائی ہوئی تھی کہ وہ مزید اس میں گھسنے کی کوشش کرنے لگی۔ مجھے مجھے لے جائیں، لے جائیں گے، وہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ آدم نے حیرانگی سے ہر طرف دیکھا مگر اسے کوئی بھی مشکوک نہیں لگا۔ کوئی نہیں لے جا سکتا میرے ہوتے ہوئے آپ کو، میں ہوں نا آپ کے ساتھ۔ وہ اس کو لوگوں کی پرواہ کیے بغیر بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ اسے اپنی کمر میں شفا کی گرفت ڈھیلی محسوس ہوئی۔ اس نے شفا کا چہرہ سامنے کیا تو وہ لہرا کر اس کی بازوؤں میں جھول گئی۔ اس نے افسوس سے اپنی بیوی کو دیکھا۔ آدم خان زادہ نے سب کے سامنے اسے بازوؤں میں اٹھا لیا، اسے لیتے ہوئے باہر نکل گیا۔ کتنے ہی لوگوں نے رشک سے اسے دیکھا تھا۔ ان کے نکلتے ہی دو خوار نگاہوں نے انہیں دور تک دیکھا۔ وہ اسے لے کر گھر آ گیا۔ جب تک وہ آئے سب سوئے ہوئے تھے۔ اس نے شفا کو لا کر بیڈ پر لٹایا اور شرٹ اتار کر خود بھی دوسری سائڈ آ کر اسے سینے سے لگا لیا۔ اس نے موبائل اٹھا کر میسج کیا اور موبائل سائڈ پر رکھ کر شفا کی طرف دیکھا، جس کے سینے پر سر رکھے لیٹی تھی۔ اتنا تو وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ کسی سے ڈر کر بے ہوش ہوئی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ اس کے ایک ایک مجرم کو عبرتناک سزا دے گا۔ ابھی اسے سوئے مشکل سے 2 گھنٹے ہی ہوئے ہوں گے۔ شفا کی بڑبڑاہٹ پر اس کی آنکھ کھلی۔ وہ لے جائیں گے، مجھے بچا لے، مجھے نہیں جانا۔ وہ نیند میں اس کے سینے میں گھسنے کی کوشش کرنے لگی۔ پسینے سے اس کا چہرہ شرابور تھا۔ شفا اٹھے، کوئی نہیں لے جائے گا آپ کو۔ وہ اسے اٹھانے لگا مگر وہ ہوش میں ہی نہیں تھی۔ وہ بس اس میں گم ہونا چاہتی تھی۔ اٹھے، کوئی نہیں یہاں، میں ہوں، بس آپ کو میرے ہوتے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس کی بڑبڑاہٹ رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ آدم نے اٹھ کر اسے جھنجھوڑا تھا۔ بھاری ہوتے سر کے ساتھ شفا نے مدی مدی آنکھیں کھولی۔ کئی لمحوں تک وہ خالی خالی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ پھر رفتہ رفتہ اسے مال کا ہر منظر یاد آتا گیا۔ وہ آگے بڑھ کر اس کے سینے سے لگ گئی۔ آدم کو اس کے ہونٹوں کا لمس اپنے سینے پر محسوس ہوا۔ اس کی سانسیں سینے میں اٹکنے لگی۔ آدم نے اسے زور سے سینے میں بھینچ لیا۔ مجھے نہیں جانا، مجھے آپ کے پاس رہنا ہے، وہ اٹکتے ہوئے بولی۔ وہ اتنا گھبرا چکی تھی کہ اس وقت اپنی اور آدم کی پوزیشن کا بھی خیال نہیں رہا۔ بولتے ہوئے اس کے لب آدم کے سینے پر ٹچ ہو رہے تھے، اس کے بڑھتے جذبات کو ہوا دے رہے تھے۔ اوپر سے اس کے نازک ہاتھوں کا لمس وہ اپنی پیٹھ پر محسوس کر رہا تھا۔ آخر وہ کب تک برداشت کر سکتا تھا؟ اس سے مزید برداشت تو نہیں ہوا۔ اس نے شفا کے بالوں کو مٹھی میں بھر کر چہرہ سامنے کیا اور بے قراری سے ان کے ہونٹوں پر جھکا تھا۔ اس اچانک رفتار پر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس نے مزاحمت کی کوشش کی مگر آدم خان زادہ اس کے دونوں ہاتھوں کو قید کر گیا۔ بنا اس کے ہونٹوں کو آزادی دے وہ اس کو لٹاتا اس پر جھک گیا۔ شفا اس کی بے باکی پر کان کی لوں تک سرخ ہوئی تھی۔ اس نے کبھی آدم سے یہ سب ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا۔ وہ ایک سلجھا ہوا بندہ تھا۔ وہ لمحے کے لیے اس کے ہونٹوں کو آزاد کرتا اس کے بدلتے رنگوں کو دیکھنے لگا جو خطرناک حد تک لال ہو گیا تھا۔ آدم کے ہاتھ اس کی قمیض کے اندر کمر میں گردش کرنے لگے۔ میں مر جاؤں گی، وہ سانس روکے سرخ چہرے کے ساتھ بولنے لگی۔ مگر آدم خان زادہ اس پر جھکتا اس کے لفظوں کو پی گیا۔ میں آپ کو کبھی مرنے نہیں دوں گا، کہتے ہوئے اس کی قمیض کندھے سے سرکا گیا اور وہاں جا بجا اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ اس سے پہلے وہ سارے پردے گرا دیتا، کمرے میں بجتے موبائل نے سارا افسواں توڑ دیا۔ آدم نے ایک نظر آنکھیں بند کر کے کانپتے اپنی بیوی کو دیکھا اور ہاتھ بڑھا کر فون اٹھا کر کان پر لگایا۔ اوکے، میں آتا ہوں۔ اس نے فون بند کر کے رکھا اور جھک کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ ابھی میں جا رہا ہوں، یہ ڈر نکال کر خود کو تیار کر لیں کیونکہ اب میں انتظار کرنے کے موڈ میں بالکل نہیں ہوں۔ وہ اس کے گال پر اپنی بیئرڈ مسلتا اٹھ کر واش روم چلا گیا۔
शिफा ने कब से रुकी सांसें बहाल की और खुद पर कंबल डालकर लेट गई। 5 मिनट बाद वो यूनिफॉर्म में तैयार बाहर आया और मोबाइल गन उठाता इसकी तरफ आया। इसके ऊप इसके दोबारा पास आने वो आंखें मीच गई। आदम ने इसकी ललचती पलकों पर लब रखे और कमरे से बाहर निकल गए। इसके जाते ही वो अपने सीने पर हाथ रखते ही बैठ गई। इसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे सीना तोड़कर बाहर आ जाएगा। वो मॉल में देखे इंसान को पूरी तरह फरामोश कर चुकी थी। इसे याद था तो बस आदम और कुछ देर पहले गुजरे हुए लम्हे। चेहरा खून छलकाने लगा था। इसे अपनी सांसों से भी इसकी खुशबू आने लगी थी। होठों पर शर्मीली मुस्कुराहट। इसे लगा वो अब अब भी इसे देख रहा है। इसने कमरे के चारों तरफ देखा। एकदम खिलखिलाती हुई कंबल ओढ़े आंखें बंद की। वो जिस मकसद के लिए आए थे वो कामयाब हो गया था। कुछ महीने से वो जिस शख्स को तलाश कर रहे थे आज वो पकड़ा गया था। सर, वो शख्स कह रहा है आपसे मिलना चाहता है। बात आपके फायदे की है। इल्ताफ ने इसे इतला दी। शाम के 7 बज रहे थे। वो घर जाना चाहता था मगर जब से अरमान नियाजी गिरफ्तार हुआ था वो बस आदम से मिलने की बात कर रहा था। वो कुछ सोचकर उठा और अंदर बने खुफिया सेल की तरफ बढ़ गया। अभी तक अरमान नियाजी के पकड़े जाने की न्यूज इन्होंने मीडिया को नहीं दी थी। अरे एसएचओ साहब तशरीफ लाएं, चाय पानी का बंदोबस्त करो कोई। अरमान न्याजी इसे देखकर उठकर खड़ा हुआ और मुस्कुराते हुए बोला, फिक्र मत करो, यहाँ तुम्हारे ऑर्डर बजा लाने वाला कोई नहीं। इसलिए काम की बात करो। क्यों मिलना चाहते हो? वो इसके सामने इसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, इतनी भी जल्दी क्या है जनाब? कौन सा आपकी बहन भागी जा रही? इसका जुमला मुकम्मल नहीं हो पाया था। आदम के मुक्के ने इसे लड़खड़ाने पर मजबूर कर दिया था। आइंदा मेरे घर की औरतों का नाम भी अपनी जुबान से मत लेना, वरना तुम्हारी जुबान या गुद्दी से खींच लूंगा। अरमान नियाजी ने अपनी नाक पर हाथ रखा जहां से खून निकल रहा था, मगर चेहरे पर मुस्कुराहट वाज़ेह थी। आदम खानजादा ने हाथों को भींचकर अपने गुस्से को काबू किया और इसे खूंखार नजरों से घूरने लगा। अरे एसएचओ साहब, आप तो बिला वजह ही गुस्सा हो रहे हैं। मैं तो सिर्फ आपको आगाह कर रहा था। अरमान नियाजी ने अपना हाथ झटकते हुए कहा। अरमान नियाजी, एक लफ्ज अपने मुंह से मत निकालना वरना तुम्हें अपने पैदा होने पर पछतावा होगा। आदम ने इसे वार्न किया। अगर वो कानून का रखवाला नहीं होता तो इसकी बहन का नाम लेने पर वो इसकी बोटी बोटी कर देता। सर प्लीज आप चलिए, ये बस आपको गुस्सा दिलाना चाहता है। इल्ताफ ने आदम का गुस्सा देखकर इसे वहां से निकालने की कोशिश की। हाँ हाँ, जाओ जाओ, यकीन नहीं आता तो बलाट शाह का नाम पूछ लेना अपनी बहन आयत से, वो सब बता देगी। अरमान नियाजी ने अपने मुंह से जहर उगलना नहीं छोड़ा। आदम ने खुद को इल्ताफ से छुड़ाया और भागकर अरमान नियाजी के मुंह पर पे दर पे वार करने लगा। इल्ताफ से इसको काबू करना मुश्किल हो गया। बहुत मुश्किल से इसे अलग करके खींचकर बाहर लाया। आदम गुस्से से वहां से निकल गया। आदम खान ज्यादा गुस्से में फूलता सीधा घर आया था। कैसे कोई बाहर का इंसान इसकी बहन का नाम किसी के साथ जोड़ सकता था? सामने ही इसे आयत सबके सामने बैठी नजर आई। आदम चलते हुए इसके पास आया। क्या तुम बलाश शाह को पहले से जानती हो? इसके सवाल पर वहां हर शख्स हैरत ज़दा था। वो घबरा कर उखड़ी हो खड़ी हो गई। अर्श भी भीगी नजर आयत के चेहरे पर थी। क्या तुम बलाल शाह को जानती हो? अब आदम की ऊंची आवाज ऊंची थी। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जानती। इस वक्त इसकी जुबान से यही निकला। आदम के गुस्से से वहां मौजूद शिफा भी आयत के साथ थर थर कांप रही थी। वो एक पुलिस वाला था। आयत का नजरें चुराना इससे छुपा नहीं था, मगर सिर्फ शक की बुनियाद पर वो कुछ कहना नहीं चाहता था। वो बिना किसी को देखे लंबे लंबे डाक भरता निकलता चला गया। अर्श ने भी आयत का कांपता वजूद देखा था। आयत वहां से भागकर अपने कमरे में चली गई। एकदम वहां खामोशी छा गई थी, जैसे सजदा बेगम ने तोड़ा। आदम को जरूर किसी ने कुछ गलत बताया होगा, इसलिए इतना गुस्से में था, वरना हमारी आयत कभी भी हमसे कुछ छुपा नहीं सकती। इनके लहजे में एक सगी बेटी जितना मान था। हाँ भला वो क्यों पहले से इस लड़के को पहचानेगी? अगर ऐसा होता तो जरूर हमें बताती। फरमा बेगम ने भी इसकी हाँ में हाँ मिलाई। अर्श भी वहां से उठकर चला गया। इसके बाद सरदा बेगम ईशा और अर्श के निकाह की बात करने लगी जो कि कल होना था। वो भागते हुए कमरे में आई। अभी तक थर थर कांप रही थी। वो झूठ नहीं बोलना चाहती थी और ना ही इन सब में इसका कोई कसूर था, लेकिन वो कोशिश के बावजूद सच किसी को भी नहीं बता पाई थी।
कल ही तो इसने इरादा किया था कि वो आदम से बात करेगी, मगर इससे पहले ही आदम इससे पूछ चुका था। वो लड़खड़ाते कदमों से बेड तक गई और साइड टेबल से मोबाइल उठाया। कांपते हाथों से इसने नंबर ढूंढा जो कि हबी के नाम से सेव था। शायद बालाज ने इस दिन खुद ही कर दिया था। इसने नंबर मिलाया, जो दूसरे ही बेल पर रिसीव कर ली गई। बालाज शाह स्पीकिंग। फोन की दूसरी तरफ से बालाज शाह की गंभीर आवाज गूंजी। इसकी आवाज सुनते ही वो जोरों कतार रोने लगी। जानम ठीक हो तुम? क्या हुआ, बताओ तो सही। बलाज तो इसके रोने पर ही परेशान हो गया था। वो रोते हुए इसको सब बता चुकी थी। आपकी वजह से हुआ है सब। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। सब मुझे गलत समझेंगे। वो फूट फूट कर रोने लगी। चुप हो जाओ, मैं सब ठीक कर दूंगा जानम। इसने आयत का रोना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आयत ने फोन बंद कर दिया और रोते रोते वहीं सो गई। इन्हें इस्लामाबाद आए हुए 4 दिन हो गए थे। जिजा ने हर मुमकिन कोशिश की थी इनका जीना हराम करेगी, और वो कुछ हद तक हो भी गया था। इसलिए मीटिंग ना होने के बावजूद भी इसने ज्यादा वक्त बाहर गुजारा था। आज अर्श की लास्ट मीटिंग थी और सुबह की फ्लाइट से इन्हें निकलना था, मगर आज वो आने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो इसका इंतजार कर रही थी क्योंकि आज शाम से ही मौसम बहुत खराब था। अब तो हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी, और किसी से ना डरने वाली लड़की बारिश और आसमानी बिजली के मामले में इंतहाई डरपोक थी। वो बेचैनी से कमरे में टहलने लगी। का बारिश का रोज जोर तेज होने लगा। वो घबरा कर दरवाजे तक आई और एक बार बाहर देखा, वहां भी सन्नाटा था। वो बस अंदर चली गई, दिल में अल्लाह का विर्द कसरत से करने लगी। अचानक लाइट चली गई। डर के मारे इसकी जान निकलने वाली हो गई। इसने बेड पर हाथ टटोलते हुए मोबाइल ढूंढने ढूंढने या ढूंढने की कोशिश की, मगर याद आया वो सुबह ही सालार को चिढ़ाने के लिए इसका फोन तोड़ चुकी थी, जिसके बदले में सालार आज मीटिंग में जाते हुए इसका मोबाइल ले गया था। दिसंबर की ठिठुरती हुई सर्दी इसके जिस्म के आर पार हो रही। ऊपर से बिजली गरजने की आवाज, अंधेरे में इसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। जिजा बीबी को हम ले जाएंगे आसमानों में, और जिनसे तुम्हारी शादी करवा देंगे। हा हा हा। एक अजीब बारीक सी आवाज ने इसके कानों से टकराई। यही आवाज तो इसके डर की वजह थी। एक अजीब सी बारीक सी आवाज इसके कानों से टकराई। यही आवाज तो इसके डर की वजह थी। वो जोर जोर से सर नफी में हिलाने लगी। डर की वजह से आवाज इसके गले से निकलने से इनकारी थी। आंसू आंखों से निकलकर गालों पर बहने लगे। वक्फे वक्फे से बिजली चमकने की आवाज पर इसकी चीख निकलते निकलते रह जाती। काश वो घर पर होती तो आज इस हाल में न होती। उसने शिद्दत से अल्लाह से सालार को भेजने की दुआ की। वो हल्की हल्की कांप भी रही थी। अचानक कोई नरम सी चीज इसके पाँव के ऊपर से गुजरी थी। एकदम वो जोरदार चीख मारते हुए भागी थी। इसे खुद भी नहीं पता था वो किस तरफ जा रही है। सामने से आते सालार से बुरी तरह टकराई। सालार जो पूरी कोशिश करके जल्दी आया था क्योंकि वो जानता था वो बारिश और चमकती बिजली से बहुत डरती है। इसी चीख पर वो एक साथ 3-4 सीढ़ियां फलांगता ऊपर आया। सामने सालार को महसूस करके वो पूरी तरह इस पर लटक गई। इसका जिस्म बुरी तरह कांप रहा था। सालार ने इसे अपने मजबूत बाजुओं में भर लिया था। जिजा की चीख सुनकर जो लोग आए थे वो सालार को इसके साथ देखकर मुस्कुराते हुए वापस चले। सालार इसे उठाए हुए दरवाजा बंद करता कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरे में आकर इसे बेड पर लिटाने की कोशिश की, मगर वो इसे छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। जबकि जिसा की गर्म सांसें इसे अपने गर्दन पर महसूस होकर इसके जब्त का इम्तिहान ले रही थी। तुम मेरे जब्त का इम्तिहान ले रही हो। अगर मैं अपना जब्त हो गया तो मुझसे कोई शिकायत न करना। वो इसे छोड़ने की बजाय से खुद में भींच कर गंभीर लहजे में बोल। इसकी आवाज पर जिजा होश में आई और शर्मिंदगी से थोड़ी दूर हो गई। मम्मा मोबाइल दे मेरा, मुझे टॉर्च ऑन करना है। वो अपनी अजली अंदाज में बोली थी। आई एम सॉरी, बैटरी डेड हो चुकी है, सालार ने संजीदगी से जवाब दिया। इससे पहले कि वो इसे खरी खोटी सुनाती, अचानक जोर से बिजली चमकने पर वो दोबारा उसके गिर्द बाजू बांध गई। सालार अपनी सांसों तक रुक गया। इसने महसूस किया वो ठंड से कांप भी रही थी। निजर को अपनी जिद पर अफसोस हुआ। वो अपनी अपनी की इस वजह से ही इस मुसीबत में फंसी थी। वो गुस्से में घर से गर्म कपड़े नहीं लाई थी।
और जब सालार ने इसे शॉपिंग पर चलने को कहा, इसने इंतहाई बदतमीजी से मना कर दिया। सब ठीक है, डरो मत, मैं यही हूँ। सालार ने इसे अलग करने की कोशिश की। जिजा ने इसे बाजू इसके गिर्द बाजुओं को सख्ती से बांध दी। देखो, तुम मेरे जज्बात के साथ खेल रही हो, प्लीज दूर हो जाओ। वो बेबसी से बोला, लेकिन वो तो जैसे इस दुनिया में थी ही नहीं। ठंड और डरने से इसका दिमाग मफलूज कर दिया था। अगर तुम इसी तरह मुझसे चिपकी रही तो मैं अपनी तमाम हदें पार कर जाऊंगा। मुझसे वो शिकायत मत करना, उसने जैसे वार्न किया। मगर जिजा तो जैसे बस इसकी बाहों में सुकून महसूस कर रही थी। वो खुद भी इससे दूर नहीं जाना चाहती थी। सालार इसे बाहों में लिए हुए बेड पर लेट चुका था। जिजा ऐसे ही इसके साथ चिपकी हुई थी। इसने शिफा के होठों इसने शिफा के होठों को अपने लबों में कैद किया और कतरा कतरा इसके होठों का जाम पीने लगी। इसके लम्स में शिद्दत थी। जिजा ने सख्ती से इसकी शर्ट अपने हाथों में पकड़ी थी। जब इसकी सांसें रुकती महसूस हुई तो सालार इससे थोड़ा दूर हुआ। आजादी पाते ही इसने अंधेरे में इससे दूर जाना चाहा। मगर सालार इसके गर्दन के गिर्द बाजू लपेटकर अपने हिसार में लेते हुए इसकी गर्दन पर अपने ठंडे लबों का लम्स बखेरने लगा। जबकि वह बहुत जबकि वह कुछ और मौसम के डर ठंड और मौसम के डर और कुछ इसकी गुर्बत में बेहाल होती खुद को इसके सुपुर्द कर गई थी। इसकी बेबाक हरकतों पर कभी वह उसके सीने में मुंह छुपा लेती तो कभी वहां से उठकर भागने की कोशिश करती। इस तन्हाई ने इन दोनों को एक दूसरे के इंतहा करीब कर दिया था। सालार इसके शर्माने घबराए रूप को अपनी मोहब्बत में समारता समेटता चला गया। बाहर बारिश का जोर बढ़ता जा रहा था और अंदर वह अपनी मोहब्बत की बारिश में भिगोता चला गया। अब कोई डर, कोई गुस्सा न था। अगर याद था तो बस इतना कि वो दोनों एक दूसरे के हैं। किसी की गर्म सांसें अपनी गर्दन पर महसूस करके इसकी आंख खुली थी। थोड़ी देर तक वो बेख्याली में खुद पर झुकते सालार को देखती रही। सालार इसके खाली नजरों को देखकर इसके होंठों पर झुका और इसके होंठों पर अपने लब जमा गए। इसकी इस हरकत से जिसा की आंखें फटी की फटी रह गई। इसे गुजरी रात का लम्हा याद आ गया। इसने सालार को खुद से दूर झटका और बेड से उतर कर खड़ी हो गई। सालार ने कुमार आलोक निगाहों से इसे देखा, जिनकी हैरान निगाहें इस पर जमी थी। लिजा ने इसके शर्टलेस वजूद को देखा और एक नजर अपने आप को देखा तो इसे एक और झटका लगा था। वो इस वक्त सिर्फ सलार की ब्लैक शर्ट में थी, जो उसने कल पहन रखी थी। वो शर्ट जो इसके वजूद को पूरी तरह ढकने में नाकाम हो रही थी। इसकी आंखों में आंसू जमा होना शुरू हो गए। वो भागती हुई वॉशरूम में घुस गई। सलार हैरानी से बंद दरवाजे को देखता रहा तो जिजा के रात के रवैये को इसकी रजामंदी समझी। इसे लगा सब ठीक हो जाएगा। मगर उसकी हैरान आंखों ने इसे बहुत कुछ समझा दिया था। वॉशरूम से इसके रोने की आवाजें बाहर तक आ रही। सलार काफी देर तक जब्त करता रहा, मगर जब इसका जब्त जवाब दे गया तो वॉशरूम की तरफ बढ़ा और इधर उधर धड़ाधड़ दरवाजे बजाने लगा। दरवाजा खोलो जीजा, वो संजीदगी से बोला था, मगर अंदर से रोने की आवाज में कोई फर्क नहीं आया। मैंने कहा दरवाजा खोलो, ऐसा भी कोई जुल्म नहीं हो गया तुम पर, शौहर हूँ तुम्हारा, हक रखता हूँ तुम पर। वो गुस्से से बोला, यहाँ से जाएं आप। वो रोते हुए बोली, बकवास मत करो, अब अगर तुम्हारे रोने की आवाज आई तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। इसके लहजे में वार्निंग थी। वो मिरर में अपने आप को देखने लगी। मैं भी निकली ना, एक आम औरत अपनी बेइज्जती भूलकर इसके झोले में कितनी आसानी से गिर गई। इस वक्त वो खुद को देखते हुए सोचने लगी, इसमें हिम्मत नहीं बची थी कि वो दोबारा उसका सामना कर सके। वो अपना एक सूट भी नहीं लाई थी, ना ही सलाह से मांगने की हिम्मत थी। सलाह जाकर दूसरे कमरे से के वॉशरूम से फ्रेश होकर आया। तब भी वो वॉशरूम में ही थी। कुछ सोचकर वो अलमारी की तरफ बढ़ा और वहां से विजा का एक सूट ले गई। इसका दरवाजा नॉक किया। ये सूट ले लो, जल्दी निकलो, हमें वापस भी जाना। इसने संजीदगी से कहा तो जिजा ने दरवाजा खोलकर इसके हाथ से सूट पकड़ने की कोशिश की, मगर सालार ने अंदर घुसकर इसका जबड़ा दबोचकर दीवार के साथ लगा दिया। इसकी सूजी आंखें देखकर इसका गुस्सा सवा नेज़ों पर पहुंचा था। जिजा ने इसकी हरकत पर आंखें मीच ली। क्या समझती हो तुम खुद को? हाँ, बोलो, कौन हूं मैं जिसके छूने पर तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही? वो गुस्से से इसके चेहरे पर पुकार रहा था, मगर सामने वो लब से ये खड़ी रही, जैसे इसने ना बोलने की कसम खाई हो। बीवी हो तुम मेरी, और जो कुछ हुआ वो हमारी मर्जी से हुआ। लेकिन कान खोलकर सुन लो, आगे अगर तुम्हारी मर्जी नहीं भी हुई तब भी मैं तुम्हारे करीब आऊंगा और बार बार आऊं।
کیونکہ یہ میرا حق ہے اور تم مجھے نہیں روک سکتی۔ جلدی سے فریش ہو کر باہر آؤ، ہمیں نکلنا ہے، گھر سے کال آ رہی۔ وہ بھاری گمبھیر لہجے میں کہتا ہوا اس کے ہونٹوں پر نرمی سے چھوتا واش روم سے نکل گیا۔ چلیے جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیے جی، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔